Hello everyone and welcome to CUET Civil STAP. My name is Lisha and I will be teaching you physics. तो आप सबको पता है कि सिविल स्टैप एक फ्री क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो क्रैश कोर्स है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा फॉर 1 मंथ। ठीक है, और इसमें हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस और आपको थ्योरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि जो आपका जो एग्ज़ाम है CUET का बहुत अच्छे से क्रैक कर सकें। ठीक है, जो क्वेश्चंस या थ्योरी आपको करवाई जाएगी वो प्रॉपर एनालाइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए जो 2023 का प्रीवियस ईयर था आपको आज की क्लास में मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको भी फिर से एक आइडिया लग जाएगा, है ना, कि हमें किस लेवल का कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि हमें ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास एंड होपफुली आप सबको सेशन पसंद आएगा एंड यू विल लाइक द सेशन। तो अगर आप लोगों को कोई भी फ्री कंटेंट चाहिए CUET से रिलेटेड, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द सेम एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। जो CUET UG 2024 है फ्री लाइव क्लास 30 डे क्रैश कोर्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, यूट्यूब पर चलेगा, 15 अप्रैल से चलेगा और जो कोर्सेज हैं वो मेंशन्ड है यहाँ पे। और कोर्स के जो फीचर्स हैं, कोर्स के फीचर्स क्या रहेंगे, आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, PDF की फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी जो आपको अवेलेबल होगी ऑन द टेलीग्राम चैनल। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, हिंदी प्लस इंग्लिश, मेडिकल नॉन मेडिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल टेस्ट प्लस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स सब आपको करवाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, एक क्रैश कोर्स रहेगा, 1 मंथ का कोर्स रहेगा। ठीक है, सो लेट अस नाउ स्टार्ट द सेशन। हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये काइंड ऑफ मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, कॉलम 1 है उसमें कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, कॉलम 2 में है उसको आपने उससे मैच करना है। ठीक है, और फिर बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिस्क्रीट चार्ज। ठीक है, और कॉलम 2 में क्या मेंशन्ड है, चार्ज वॉल्यूम, चार्ज लेंथ, चार्ज एरिया, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस। आप एक बार ऑप्शंस को देखो ही मत, आप अपने बेसिक्स रिवाइज करो। ठीक है, कौन सा किसके साथ मैच होगा फिर उसको हम ऑप्शंस पे जाएंगे। क्यों कंफ्यूज होना, पहले A आएगा B आएगा, है ना, जस्ट गो विद योर बेसिक्स। राइट, लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा, राइट, linear charge density which is denoted by lambda which is given by charge per unit length। ऐसे ही होता है ना, तो चार्ज लेंथ, तो A जो है वो तो सेकंड के साथ मैच हो जाएगा, A सेकंड के साथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा विच इज गिवन बाय Q बाय A, तो दिस विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक हमारे पास यही रह गया, है ना। तो आप यहां से देख सकते हो A जो है वो 2 के साथ मैच कर रहा है, B जो है, B किसके साथ मैच कर रहा है देखो जल्दी से, 3 के साथ। जो C है वो किसके साथ मैच कर रहा है, 1 के साथ, और D जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, 4 के साथ। तो ये क्वेश्चन हो गया, है ना। बिल्कुल देखो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें हमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा सरफेस होता है, ऑन विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैज द सेम पोटेंशियल। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। विच हैज अ नेगेटिव पोटेंशियल, विच हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, या विच हैज अ जीरो पोटेंशियल। कौन सा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी नो दैट इक्विपोटेंशियल इज अ सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम। मतलब अगर यहाँ V0 है तो हर एक पॉइंट पे इट इज गोइंग टू बी V0। तो A ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, है ना। स्टेटमेंटल क्वेश्चन था, डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस की यही होती है, तो ये तो डायरेक्ट हर बच्चे का ठीक भी होना चाहिए, है ना। तो A इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखो ऐसे क्वेश्चंस ना बड़े आते हैं, स्टेटमेंट 1 दे देते हैं, स्टेटमेंट 2 दे देते हैं, फिर पूछते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जैसे आप 12th में करते थे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन भी बड़ी होती है ना, ए और बी ऑप्शन में बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ये इसका रीजन है नहीं है ना, स्टेटमेंट 1 ठीक है या 2 ठीक है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। बट बहुत ईजिली देखो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत क्लियरिटी से आएगा। स्टेटमेंट 1, when a dielectric slab is gradually inserted between the plates of an isolated parallel plate capacitor, the energy of the system decreases. ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, the force between the plates decreases। कह रहा है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, आपके पास क्या था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसके अंदर धीरे धीरे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया, उसके अंदर धीरे धीरे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया, तो वो कह रहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और कह रहा है कि जो फोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें बताना है क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, वी नीड टू टेल क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है स्टेटमेंट 2 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो हमें बताना है कि क्या इसमें से राइट आंसर होगा। देखो जब भी आप क्या करते हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जब भी आप कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है और कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ये बात हमें पता है। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है ना, हाफ CV स्क्वायर होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, V डैश जो हो जाएगा वो V बाय K हो जाएगा, C डैश जो हो जाएगा वो K टाइम्स C हो जाएगा, है ना। यहां पुट करेंगे ये वैल्यूज K टाइम्स C और V बाय K का स्क्वायर, जब आप करोगे K से K कैंसिल, ये K टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, सॉरी K टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, K स्क्वायर बनेगा यहाँ K, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो K टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है हम लोगों को। बात आती है फोर्स की। देखो एक तो आप कैलकुलेशन करो, मैं आपको पूरा प्रोसीजर कैलकुलेशन का बता सकती हूँ, लेकिन आप ना एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन पे जाने की सोचो ही मत, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, चलो ठीक है, जो भी अभी यहाँ चार्जेस थे और जो भी यहाँ पे एक प्लेट दूसरी पे फोर्स लगा रही थी, वट एवर दे वर डूइंग, ठीक है, फोर्स लग रहा था, राइट। नाउ व्हेन यू इंसर्टेड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, चार्जेस इंड्यूस हो गए, मान लो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो गया, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, क्या नेट फोर्स, क्या अब नेट फोर्स क्या होगा, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगा देगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है डाइलेक्ट्रिक में तो नेगेटिव भी तो इंड्यूस हुआ है, तो अब भी उसके ऊपर फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स इज गोइंग टू बी सेम। व्हाई इट इज गोइंग टू बी सेम, क्योंकि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो भैया पॉजिटिव चार्ज भी तो इंड्यूस हुआ है, और पॉजिटिव जितना नेगेटिव फोर्स लगा रहा है उतना पॉजिटिव फोर्स लगा देगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से जितना फोर्स पहले था उतना ही फोर्स बाद में लगेगा, फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इसने तो लिखा हुआ था कि फोर्स बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस, तो ये बात क्या हो गई, गलत। तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल ठीक है और स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल गलत है। सो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी। हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी। और हम सबको समझ आ गया है, राइट, हम सबको समझ भी आ गया होगा कि कैसे है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। अभी तक आई थिंक किसी को ऐसा नहीं लगा होगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी को नहीं लगा होगा ऐसा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। AB इज अ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, हमारे पास AB क्या है, एक पोटेंशियोमीटर है, ऐसे हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐसे बैटरी लगाई हुई है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ऐसे ये जॉकी है, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास। सो इफ द वैल्यू ऑफ R इज इंक्रीज्ड, ये R है, अगर R की वैल्यू बढ़ा दी जाए, इन विच डायरेक्शन बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट, किस डायरेक्शन में आपका बैलेंस पॉइंट शिफ्ट करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन योर बैलेंस पॉइंट इज गोइंग टू शिफ्ट, यू नीड टू टेल दिस। हाँ जी,
तो कैसे शिफ्ट करेगा, ये क्या होगा, देखो क्या वो टुवर्ड्स ए शिफ्ट करेगा या टुवर्ड्स बी शिफ्ट करेगा या कोई भी चेंज नहीं आएगा, विल रिमेन फिक्स्ड एट द मिड ऑफ द वायर, या वो मिड ऑफ द वायर में फिक्स्ड रहेगा। देखो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आपको पता है कि V इज इक्वल्स टू K इंटू L, पता है आपको, K इज द सेंसिटिविटी ऑफ वायर, V इज द वोल्टेज एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, अक्रॉस जहां पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा, है ना। अब देखो क्या हुआ है, जब आपने ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, जब आपने ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, पहले जो वोल्टेज थी इस वायर में भी जा रही थी और यहाँ रेजिस्टेंस में भी जा रही थी, अब आपने ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगी, है ना, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, बट ये वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहना चाहती है, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो हमें लगेगा कि अब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये वोल्टेज डिक्रीज हो गई, V डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो यहाँ से जो K है, K इज इक्वल टू V बाई L, K भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर ये कम हो गई, ठीक है, अब K जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, तो जो L है उसको इंक्रीज होना ही पड़ेगा, ठीक है, वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए L को इंक्रीज होना ही पड़ेगा ताकि जो वोल्टेज है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इसीलिए जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आई बात आप सबको, मैंने क्या बोला, देखो जैसे ही आप R बढ़ा देते हो जो वोल्टेज है वो डिक्रीज कर जाती है, वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी तो K भी डिक्रीज कर जाएगा, तो वोल्टेज को बैलेंस आउट करने के लिए L को बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ेगा तभी तो ये कम होगा ना, राइट, ये बढ़ेगा तभी तो ये कम होगा ना, तो इसीलिए L को बढ़ना ही पड़ेगा, मतलब ये जो है ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, दैट इज ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स B। समझ आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। देखो जिसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग आती है ना उसके लिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब जिसको वर्किंग ही नहीं आती उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल फेल है, जीरो क्वेश्चन है ये, है ना, उसके लिए। और मेरे ख्याल से वर्किंग तो हम हर इंस्ट्रूमेंट की याद कर ही लेते हैं, है ना, डेरिवेशन में कंफ्यूजन होती है, वर्किंग में थोड़ी होती है, वर्किंग तो वी कैन रिमेंबर। ओके, सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। As a current is set up in a moving coil galvanometer, then arrange the following in sequential order. आपने इसे sequential order में arrange करना है। अब इसने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं एक बार पॉइंट्स रीड आउट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है पॉइंटर अटैच विद द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, जो कॉइल के साथ पॉइंटर होता है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। पॉइंटर स्टॉप्स मूविंग ड्यू टू इक्विलिब्रियम बिटवीन द रीस्टोरिंग टॉर्क एंड टॉर्क ऑफ द कॉइल। स्प्रिंग क्रिएट्स अ रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। Pointer reads the calibrated value. The coil of the meter experience the torque equals to NIAB. मैं आपको ना पहले सिंपल से बताती हूँ, फिर आप उसके अकॉर्डिंग मैच करना। मैं कहती हूँ ऐसे में ना ऑप्शंस पे तो जाना ही नहीं चाहिए, पहले आप वर्किंग रिमाइंड करो। क्या होता है अगर यहाँ पे अगर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, ठीक है, ये ऐसे अटैच्ड है, यहाँ स्प्रिंग लगे हुए हैं, यहाँ पे आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड लगते ही ये जो कॉइल है ये इस कॉइल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इस कॉइल पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगी, ठीक है, ये रोटेट करेगी तो पॉइंटर रोटेट करेगा, ठीक है, ये रोटेट करेगी, ये रोटेट करेगी। अब जैसे ही इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा, इस वायर ने इसे रोटेट किया, जब ये रोटेट करेगी तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आना चाहेगी, ऐसे ये रोटेट करी, ठीक है, फोर्स लगा, ये रोटेट करी, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आएगी, ठीक है, ओके, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा उसके ऊपर, ठीक है, फिर जो पॉइंटर है वो कैलिब्रेटेड वैल्यू को क्या करेगा, रीड आउट करेगा, एंड फाइनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप अपनी वैल्यू नोट कर लोगे। करंट की यही होता है ना, पहले मैग्नेटिक फील्ड लगती है, फिर क्या करता है कॉइल रोटेट, टॉर्क लगता है उस पे, टॉर्क लगता है तो वो रोटेट कर जाती है, फिर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आती है, फिर पॉइंटर जो है वो नोट कर लेता है वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग अब आपने देखना है कि ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले द कॉइल ऑफ द मीटर, सबसे पहले इसके ऊपर टॉर्क लगा ना, टॉर्क कितना लगा, NIAB, सबसे पहले तो ये हुआ नंबर 1 पे। फिर उसके बाद पॉइंटर भी क्या करना, अगर अब आपकी कॉइल रोटेट करेगी तो उसके साथ जो पॉइंटर अटैच्ड है वो भी रोटेट करेगा,
पॉइंटर ने भी रोटेट किया, ठीक है। पहले टॉर्क लगा, फिर पॉइंटर ने रोटेट किया। रोटेट करने के बाद क्या होगा उसके ऊपर? स्प्रिंग क्रिएट्स अ रीस्टोरिंग फोर्स। फिर मैंने कहा था उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, यही बताया था ना। पहले मैग्नेटिक फोर्स लगा, इधर हो गई, इधर हो गई, पॉइंटर भी इधर हो गया। फिर रीस्टोरिंग फोर्स लगा, वापस आने की कोशिश करेगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंटर स्टॉप्स मूविंग ड्यू टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने की वजह से वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो तभी रीड होगी ना, अगर पॉइंटर ऐसे घूमता ही रहेगा तो वैल्यू कैसे रीड आउट होगी, है ना। और उसके बाद फिर पॉइंटर रीड कर लेगा, ये नंबर 5 हो जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठता है। सबसे आपने हमेशा, मैंने आपको बोला ना, रीडिंग आप सोचो कि गैल्वेनोमीटर में होता क्या है। पहले टॉर्क लगा, पॉइंटर भी घूम गया, ठीक है। फिर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने के बाद एक इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा। इक्विलिब्रियम आ गया तो वैल्यू नोट हो जाएगी, यही काम तो किया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ना? ठीक है। अगर सबको समझ में आएगा तो सब सेशन को लाइक भी करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी में भी बहुत बार पढ़ते हो, और मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन कोई बच्चा गलत करके आया भी होगा। और अगर इन फ्यूचर अगर हमारे पेपर में आएगा तो भी हम इसे शायद ही गलत करेंगे, है ना। तो सेंसिटिविटी तो आपको पता है, यू कैन बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट। अब ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है क्या? A conducting circular loop of radius r carries a constant current I. It is placed in uniform magnetic field such that B is perpendicular to the plane of loop. ठीक है, क्या हुआ है? एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस क्या है? r है। वो एक कांस्टेंट करंट I कैरी कर रहा है और उसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। सपोज ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो कितना होगा? I इंटू आर इंटू बी, 2r इंटू आई इंटू बी। इज इट 0 और इज इट r इंटू आई इंटू बी? ठीक है। अब देखो, पता है क्या होता है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार रीड आउट किया तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने शायद ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट वहां पढ़ा है कि जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पार्ट ट्रेस करता है। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और वो सर्कुलर पार्ट ट्रेस कर रहा है, तो फोर्स 0 तो नहीं हो सकता, है ना। मेरे दिमाग में एकदम से वो आया। फिर लेकिन उसने ये नहीं बोला ना कि चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो मेरे को उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। अब बात हो रही है इस लूप के ऊपर, चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर बात नहीं हो रही, लूप के ऊपर बात आ रही है। अब देखो, अगर मैं देखूं F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, अगर मैं देखूं यहाँ से F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मैं कह रही हूँ ना करंट 0 है, ना लेंथ 0 है, ना B 0 है, और थीटा भी 90 है, परपेंडिकुलर है, तो बल्कि फोर्स मैक्सिमम लगना चाहिए, है ना। दिमाग में ये भी आता है। बट आप लोगों को पता है, अगर मान लो यहाँ पे फोर्स पार्टिकल के ऊपर की डायरेक्शन में आएगा ना, तो यहाँ पार्टिकल के ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि अगर मान लो करंट की डायरेक्शन यहाँ ऊपर जा रही है तो यहाँ करंट की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सेम है, सब कुछ, है ना। यहाँ पे अगर मान लो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आ रही है तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इस पॉइंट पे ऐसे आ रही है तो इस पॉइंट पे ऐसे आएगी। तो फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जिस्ट करता है, कर रहा है ना। अगर यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है, यहाँ इधर है तो यहाँ इधर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। और उसने तो हमसे टोटल फोर्स ही पूछा, उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी पूछा, उसने टोटल फोर्स पूछा, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। क्योंकि फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट देयर एग्जिस्ट अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, हमें समझ आ गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड आर करेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपने बताना है करेक्ट है, ठीक है। कौन कौन सी? मैं कहती हूँ ऐसे जब बहुत सारे ऑप्शंस हो ना, ऐसे देखने की बजाय आप अपना सोचो एक बार, ठीक है, फिर ऑप्शंस पे जाओ।
हाँ जी, डायामैग्नेटिक मटेरियल गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं, वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी वो होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स गेट वीकली मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल, ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल मटेरियल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन बहुत सुटेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर के लिए। फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव भी होती है और स्मॉल भी होती है। देखो, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टीज पता है कि व्हाट इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड व्हाट इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो वो बच्चा तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, है ना। पहले तो देखो, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो ये वहां से क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। मतलब इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना, इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। मतलब अगर आपने फील्ड इधर लगाई तो इनके अंदर फील्ड ऐसे डेवलप होगी और ये क्या हो जाएंगे, वहां से दूर भाग जाएंगे, ठीक है। सो पहला पॉइंट तो आप सबको दिख रहा है कि गलत हो गया, कि दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बात तो गलत है। They are not strongly magnetized in the direction of field. They are weakly magnetized in opposite to the direction of magnetic field. ये बात ध्यान रखोगे, they are weakly magnetized, इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन वीक होता है, and that too opposite from the direction of magnetic field. ठीक है, बात क्लियर रहेगी सबको। तो फर्स्ट पॉइंट इज गलत, रॉन्ग, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनके अंदर डोमेन्स होते हैं जो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लीडिंग टू अ वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिज्म। तो सेकेंड पॉइंट तो मेरा ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आती हूँ मैं, पैरामैग्नेटिज्म वो मटेरियल्स होते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। और आपको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर अगर ऐसे कोई प्रॉपर्टी लिखी होती, इनके अंदर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर some are paired, some are unpaired. Whereas in diamagnetic material all electrons are paired. ठीक है, ताकि एक का मैग्नेटिज्म दूसरे से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना। एंड सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल मटेरियल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्परेरी मैग्नेट्स, जिनमें जब तक करंट पास करोगे तब तक ये मैग्नेटिज्म का काम करेंगे। जब करंट पास करना बंद कर दोगे, ये मैग्नेट का काम छोड़ देंगे। अब सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी होती है टू रिटेन मैग्नेटिज्म बहुत पुअर होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे अगर स्टील लोगे, स्टील में से अगर एक बार करंट पास कर दिया ना, वो मैग्नेट बन गया तो वो परमानेंट बन जाता है, उसमें से मैग्नेटिज्म निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई है। लेकिन मेरे को बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो जब तक करंट पास करे तब तक मैग्नेट का काम करे, उसके बाद ना करे। और सॉफ्ट आयरन में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यस, सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। And for diamagnetic materials, magnetic susceptibility is positive and small. Diamagnetic material के लिए susceptibility positive भी होती है, small भी होती है। ये बात गलत है, क्योंकि susceptibility मतलब कितनी easily आप एक magnet को magnetize कर सकते हो in the direction of applied field. Susceptibility क्या होती है, काई, कि कितनी easily आप एक magnet को magnetize कर सकते हो in direction of field, ठीक है। अब इसको तो आप मैग्नेटाइज कर ही नहीं सकते इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये तो हमेशा मैग्नेटाइज होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इसकी ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव कैसे हो गई भाई, इसकी ससेप्टेबिलिटी तो नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। और स्मॉल होती है, ये बात ठीक है, पर नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है। तो आपके कौन कौन से ऑप्शंस ठीक है, 2, 3, 4, दैट इज बी, सी एंड डी, ठीक है। सो बी, सी, डी ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप सबको सब प्रॉपर्टी समझ आई होंगी, है ना, क्लियर होगा कि क्या किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ जी, आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे, चलो जल्दी से पढ़ेंगे सब बच्चे। अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्ड, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, कब तक, एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द वायर, जब तक वायर के अंदर करंट होता है। इवन आफ्टर रिमूविंग द करंट इन द वायर, वो करंट रिमूव करने के बाद भी होता है। ओनली फ्यू सेकेंड्स आफ्टर रिमूविंग द करंट, नन ऑफ दीज।
देखो ऑस्टेड के अकॉर्डिंग एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। उसने लिया था ना, एक करंट कैरिंग वायर ली थी, उसके पास मैग्नेटिक कंपास रखी, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होने लग गई, वहां से उसने कंक्लूड कर दिया कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जब तक, अब देखो करंट किससे बना होता है, मूविंग चार्जेस से, है ना। तो जब तक चार्जेस मूव करेंगे तब तक करंट रहेगा और तब तक क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। जैसे ही आप करंट बंद कर दोगे तो वहां से मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये बात ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। कब तक एग्जिस्ट करती है, जब तक वायर में करंट होता है। ठीक है, देखो हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और देर आर टोटल 40 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल कितने हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। तो होपफुली आप सबको ऐसा मुश्किल नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट आएगा, मुझसे होगा नहीं, है ना। तो अब आपको मेरे ख्याल से अगर पेपर को आप एनालाइज कर पा रहे हो तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि आपने किस लेवल का पढ़ना है ना, किस लेवल का पढ़ना है। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, हमें ये नहीं सोचना हम नीट का पेपर दे रहे हैं, हम IIT का पेपर दे रहे हैं। बहुत सिंपल लेवल है ना, बेसिक्स। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था बेसिक पेपर है ये, आपकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग को समझा जाएगा कि आपने 12th में कितना समझा है ना। ओके, साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज टू एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन किस चीज के लिए यूज होता है, टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, टू एक्सेलरेट पॉजिटिव आयंस, टू एक्सेलरेट नेगेटिव आयंस। देखो इलेक्ट्रॉन जितने हल्के पार्टिकल्स तो इसको कभी एक्सेलरेट नहीं करवाते हम इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास इतना कम होता है, उसका मास इतना कम होता है कि उसकी स्पीड जो है बड़ी जल्दी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है और उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है एंड वी लूज द पार्टिकल। ठीक है, हम अपने पार्टिकल को ही खो देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जितना हल्का पार्टिकल हम उसमें एक्सेलरेट नहीं करते। पार्टिकल को चार्ज होना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट साइक्लोट्रॉन। नेगेटिव आयंस को भी नहीं करते क्योंकि अगेन जनरली दे आर लाइट इन वेट, सो पॉजिटिव आयंस आर यूज्ड। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट बिल्कुल बेसिक पे जाना है। फाई का फॉर्मूला होता है E.ds या E/S लिख दूं, है ना, लिख दूं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV/dx या फिर इसको V/L लिख लो शॉर्ट में। सरफेस एरिया को आप L/L लिख सकते हो, एक L से एक L कैंसल। V की वोल्ट यूनिट होती है, ठीक है, लेंथ की मीटर होती है, तो फाई की यूनिट क्या आ गई, वोल्ट इंटू मीटर। फाई की यूनिट क्या आ गई, वोल्ट इंटू मीटर। नेक्स्ट, हाँ जी, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर अप्लायंसेस नीड मोर वोल्टेज, मोर करंट, मोर रेजिस्टेंस और मोर पावर। देखो कैपेसिटर्स वो डिवाइसेस होते हैं विच आर यूज्ड टू स्टोर चार्ज, है ना। कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हम कैपेसिटर्स वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए। हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट पावर सप्लाई, ताकि जैसे अगर मान लो मैंने अपना फैन ऑन करना है तो मैंने स्विच ऑन किया, तो इन केस अभी मेरा चार्ज वहां तक नहीं पहुंचा, अभी मेरी एनर्जी वहां तक नहीं पहुंची कि फैन चल सके, लेकिन फैन तो साथ ही स्टार्ट हो जाता है ना, तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी दे देता है ताकि उसको कांस्टेंट पावर सप्लाई मिलती रहे। या अगर मान लो कभी चार्जेस पीछे से नहीं आ पा रहे, लेट हो गया, एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो कैपेसिटर्स अपनी एनर्जी दे देते हैं, है ना। तो कांस्टेंट पावर सप्लाई मतलब कांस्टेंट करंट देने के लिए। ठीक है, सो कैपेसिटर्स उन सर्किट में यूज होता है जहां पे आपको कांस्टेंट करंट देना चाहिए, यहाँ पे जहां पे उनको क्या चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए। समझ आ गई बात सबको। नेक्स्ट, अब ससेप्टेबिलिटी की बात मैंने अभी आपको समझाया, ससेप्टेबिलिटी। अब अगर आप सबने वीडियो पॉज करनी है और सबने इसका आंसर सोचना है भाई, ठीक है, बिना आंसर देखे आपने सोचना है, क्योंकि अभी मैंने आपको ससेप्टेबिलिटी समझाया है। ठीक है, तो ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी लार्ज एंड पॉजिटिव। ससेप्टेबिलिटी मतलब कितना इजीली एक मटेरियल जो है मैग्नेटाइज किया जा सकता है ना, कितना इजीली एक मटेरियल क्या किया जा सकता है, मैग्नेटाइज किया जा सकता है, वो उसकी ससेप्टेबिलिटी होती है। तो वो लार्ज और पॉजिटिव किसके लिए होती है, लार्ज और पॉजिटिव वो किसके लिए होती है, दैट इज फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स जिसको बहुत इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हो और बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक वो मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, स्मॉल एंड पॉजिटिव किसके लिए होती है, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, अगर इस बार ऐसे पूछ ले स्मॉल एंड पॉजिटिव किसके लिए होती है, तो वो पैरामैग्नेट होते हैं। ठीक है, स्मॉल और नेगेटिव किसके लिए होती है, ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है काई इज इक्वल्स टू -1, तो वो किसके लिए होती है, वो डायामैग्नेट्स के लिए होती है।
ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शो द प्रॉपर्टीज ऑफ शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए बिल्कुल ठीक है? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए बिल्कुल ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको स्क्रीन पे। सो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एट हाई इनफ टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम डायामैग्नेट, बहुत हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेट डायामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। एट लो टेम्परेचर फेरोमैग्नेट बिकम पैरामैग्नेट, लो टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है कि दे आर हाईली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो क्या होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इनके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, ये उसी डायरेक्शन में अलाइन नहीं रह जाते जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है, इनको एनर्जी मिलती है, उनकी जो डायरेक्शन होती है अलाइनमेंट की वो थोड़ी सी रेंडम हो जाती है। मान लो पहले सारे के सारे पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में अलाइन थे, तो जब आपने टेम्परेचर रेज किया, इनको एनर्जी मिली, कुछ ऐसे हो गए, कुछ इसी डायरेक्शन में रह गए, तो अलाइनमेंट क्या हो जाती है, थोड़ी सी रेंडम हो जाती है। ठीक है, तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसा नहीं है कि वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, ऐसा नहीं है कि वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, पर हाँ मैग्नेटिज्म का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में चेंज हो जाता है। एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में चेंज हो जाता है, उसको हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। और यहाँ पे काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, टी बढ़ेगा तो ससेप्टेबिलिटी कम हो जाती है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बन जाता है, ये बात गलत है, अभी बताया, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। एट लो टेम्परेचर पे फेरो पैरा में नहीं चेंज होता, हाई टेम्परेचर पे फेरो पैरा पे चेंज होता है। सो द ओनली थिंग विच इज करेक्ट वी आर लेफ्ट विद फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मटीरियल्स विच आर सुटेबल for a permanent magnet must have which of the following properties। अगर मुझे permanent magnet बनाना है तो उसकी रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी और परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, ये हाई हो, ये लो हो, ये हाई हो, या दो हाई हो एक लो हो, बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस में। पर आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर मुझे एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो परमानेंट मैग्नेट ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बार मैग्नेट बन गया, ठीक है, तो वो मैग्नेटिज्म छोड़े ना, मतलब उसकी रिटेंटिविटी तो हाई होनी चाहिए, रिटेन करके रखे, बार बार थोड़ी हम उसको परमानेंट मैग्नेट बनाते रहेंगे, है ना। तो रिटेंटिविटी शुड बी हाई। दूसरा, उसकी कोरेसिविटी भी हाई होनी चाहिए, मतलब एक बार परमानेंट मैग्नेट बन गया तो ये नहीं कि बाहर से ऐसी कोई भी फील्ड आई उसने उसकी अंदर की मैग्नेटिज्म खत्म कर दी। मान लो उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में, बाहर से एक फील्ड लगाई, तो हल्की सी फील्ड लगाई अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिज्म ही खत्म हो गया और परमानेंट मैग्नेट वो इसने अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दिया। ऐसे थोड़ी परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे हम। परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाएंगे कि अगर बाहर से कोई फील्ड हो भी अपोजिट डायरेक्शन में तो इस पर कोई फर्क ना पड़े, है ना। तो इसकी कोरेसिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, है ना। कोरेसिविटी यही होता है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में कितनी फील्ड लगाएं कि अंदर का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, तो इसकी कोरेसिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, इसकी परमेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेट तभी अच्छा होता है जब उसकी परमेबिलिटी हाई हो, जब वो अपने अंदर से फील्ड लाइंस को पास करने दे। सो यस, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, हिस्टेरेसिस इज द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ। हिस्टेरेसिस क्या फिनोमिना है जिसमें आई लैग करता है बिहाइंड बी और बी लैग बिहाइंड आई और आई एंड बी लैग बिहाइंड एच, एच लैग बिहाइंड आई। क्या है हिस्टेरेसिस? हिस्टेरेसिस कौन सा फिनोमिना है? तो देखो भाई, हिस्टेरेसिस जो हम बनाते हैं, इट इज बेसिकली द लैगिंग बिहाइंड ऑफ, यहाँ एच होता है, यहाँ आई बताते हैं, द लैगिंग बिहाइंड ऑफ आई एंड बी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और फ्लक्स बिहाइंड एच इज नोन एज
हिस्टेरिसिस। स्टेटमेंटल क्वेश्चन था, हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन ही ऐसी होती है। देखो वैसे तो इसके पीछे पूरी डिटेल है, वो हम अपने क्रैश कोर्स में फॉर श्योर डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन पीछे रह रहा है, बट डेफिनेशन में अभी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आर स्टिल लेफ्ट, अभी मैं इसी को समझाने बैठ जाऊंगी तो पूरा लेक्चर इसी में खत्म हो जाएगा। बट स्टेटमेंट में भी यही आता है हिस्टेरिसिस की कि लैगिंग बिहाइंड ऑफ आई बिहाइंड आई एंड बी बिहाइंड एच। हाँ जी, नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट्स आर सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ। परमानेंट मैग्नेट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? फेरोमैग्नेटिज्म एट रूम टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फेरोमैग्नेटिक सब बिहेवियर शो करते हैं रूम टेम्परेचर पे बहुत लंबे टाइम के लिए। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डायामैग्नेटिज्म शो करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो परमानेंट मैग्नेट्स अभी मैंने आपको बताया, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं? विच आर वेरी गुड मैग्नेट्स, जिनकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है ना। तो फेरोमैग्नेट्स की परमेबिलिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है ना। फेरोमैग्नेट्स की परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो बहुत क्लियर है कि जो परमानेंट मैग्नेट्स जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। अब अगेन ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 ठीक है, 2 ठीक है, या फिर दोनों ठीक है, या जो भी है, जैसे भी आप करते हो असर्शन रीजन टाइप वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज फैराडे लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडे लॉज में जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ख्याल रखा जाता है। दूसरी बात, इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ इन फेज। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट पीछे होता है ईएमएफ से बाय सम फेज, ठीक है। तो कौन सी बात ठीक है, पहले तो ये बताओ, दोनों बातें ठीक हैं या दोनों बातें गलत हैं, या एक ठीक है एक गलत है, ये आप पहले तो ये सोचो। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं हमेशा बोलती हूँ लॉ तभी बनता है जब उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं होती, ठीक है। लॉ तभी बनता है जब उसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती। अगर उसकी एक्सेप्शन है तो आप उसको कभी लॉ नहीं कह सकते। तो पहली जो बात है वो तो बिल्कुल ठीक है कि फैराडे का जो भी लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में रख के ही है, ठीक है। क्योंकि लोग, बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि अगर मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ तो करंट बन गया मतलब एनर्जी बन गई, है ना। और हमने तो पढ़ा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक्चुअली यहाँ पे करंट बना नहीं है। मतलब जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैसे चेंज हुई है, कैसे हुई है? जो आप अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो, सपोज आप मैग्नेट को पास लाके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो, तो आप भी तो कुछ एनर्जी लगा रहे हो ना। आप अगर मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू दैट मैग्नेट। वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वहां पे करंट इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे भी सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि एनर्जी का लॉ ही ब्रेक हो गया, ठीक है। सो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसमें तो कोई बात गलत नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में नहीं रखा गया है। स्टेटमेंट 2 है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट ईएमएफ से पीछे है, बिल्कुल गलत है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस और ईएमएफ इन फेज होते हैं, ठीक है। सो दे आर इन फेज, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई है हमारी। अब अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता कि करंट लैग्स ईएमएफ इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये बात ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ आगे होती है करंट से बाय अ फेज ऑफ π/2। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव C फॉर कैपेसिटेंस, C फॉर करंट, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है बाय अ फेज ऑफ π/2, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, लेंजेज लॉ प्रोवाइड्स अ रिलेशन बिटवीन। लेंजेज लॉ किस किस के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करता है? पहले तो जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तो लेंजेज लॉ देखा तो मेरे दिमाग में पहले तो समझ आना चाहिए, मेरे दिमाग में ये रिकॉल होना चाहिए व्हाट एक्चुअली डज लेंजेज लॉ से, है ना। तो लेंजेज लॉ आप सबको पता है क्या कहता है? लेंजेज लॉ क्या कहता है कि जो करंट है इंड्यूस होगा इस तरह से होगा, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा तो कि वो अपने ही बनने के कारण को अपोज करेगा। इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्शन, राइट। तो उसके बनने का कारण क्या होता है? करंट के बनने का कारण या ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड?
सो रीजन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस होगा, या आप ये कह सकते हो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो किस किस के बीच में रिलेशन देगा? करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो किसके बीच में रिलेशन देता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। और आप पढ़ते भी हो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, पढ़ते हो ना? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे हाफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स कैरिंग अ करंट I, each circulating in the same direction. If the loops approach each other, you will observe that current in each increase, decrease, remain same, one increase whereas in other it decreases. ठीक है, दो loops हैं, you are having two loops, ठीक है, and they are carrying current I in same direction. Suppose they are carrying current I in same direction, ऐसे same direction में current लेके जा रहे हैं, ठीक है। और जब इन दोनों को आपस में अप्रोच करवाया गया तो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि इन दोनों में करंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या इट विल रिमेन सेम, या एक में बढ़ जाएगा दूसरे में कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी आप लोगों को लेंजेस लॉ लगाना है। कैसे लेंजेस लॉ लगाना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब आप दो करंट कैरिंग वायर्स को पास लेके आओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि इसका भी कुछ फ्लक्स है, यू नो ना, अभी हमने पढ़ा, ऑस्टर्ड ने बोला करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये दोनों वायर्स पास आएंगी, when the two coils are going to approach each other, दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस होगा। करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो अपने बनने के कारण को अपोज करेगा। उसके बनने का कारण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कब, अब उसने क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है। मैग्नेटिक फील्ड कब कम करेगा? वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट चला दे। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट चला देगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो ओवरऑल फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या लगा है आपका? लेंजेस लॉ ही लगा है। यू हैव टू अप्लाई लेंजेस लॉ हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, है ना, और पेपर में भी कहते हैं +2 में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोलते हैं, है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। बट यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन तो अभी तक देखा ही है, हमने एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया है। वी हैव जस्ट सॉल्व दी थ्योरी क्वेश्चंस। तो CUET में आपको थ्योरी क्वेश्चंस बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है, एंड विच इज एडवांटेजेस ऑल्सो फॉर अस, राइट। सो इम्पिडेंस ऑफ अ LCR सर्किट, जो इम्पिडेंस है Z, कैसे दिया जाता है सीरीज LCR सर्किट का? हाँ जी, तो इट इज गिवन बाय R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। तो इट इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, है ना। XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, है ना। शॉर्ट में बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। नाम बहुत बड़ा दिया हुआ है बट बात तो वही है कि रेजिस्टेंस है, लेकिन किसका है? इंडक्टर का है, ठीक है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब आपको पता ही है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना। मतलब जब कैपेसिटर में से करंट पास करेगा तो वो कितना उसको अपोज करेगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन EM वेव से आपका आएगा ही आएगा, और वो जनरली क्या क्वेश्चन होगा? या तो यूजेस का होगा, यूजेस बता देंगे और पूछेंगे कि कौन सी रे है, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि ऑर्डर में अरेंज करो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के, वेवलेंथ के, या जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज यू नीड टू अरेंज। तो आपने बस इस चैप्टर में तो आपने क्या ही लर्न करना है, वो जो 7 वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, है ना। सो गामा रेज, रेडियो वेव्स, विजिबल वेव्स या अल्ट्रावायलेट रेज, व्हाट इज द ऑर्डर गोइंग टू बी? तो सबसे कम वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है भाई रेडियो वेव्स की, ठीक है।
फिर आता है हमारे पास रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास आता है यूवी वेव्स, विजिबल, सॉरी, विजिबल के बाद आता है हमारे पास यूवी, यूवी के बाद हमारे पास आता है गामा। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा। अगर आपका ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो बी, सी, डी एंड ए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ साउंड, वो स्पीड ऑफ साउंड के साथ इक्वल ट्रेवल करती हैं। दे ट्रेवल विद सेम स्पीड इन ऑल मीडिया, हर एक मीडिया में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। दे ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। दे डू नॉट ट्रेवल इन अ मीडियम, वो मीडियम में ट्रेवल ही नहीं करती। देखो ये बात तो गलत है कि वो मीडियम में ट्रेवल ही नहीं करती, आसपास हर जगह एयर है, एयर इज अ मीडियम, एयर में ट्रेवल नहीं करती क्या वो? तो ये बात तो गलत है आपकी, है ना, डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट, ट्रेवल विद सेम स्पीड इन ऑल मीडिया, हर एक मीडियम में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, बिल्कुल नहीं। वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड से, एयर में और कम स्पीड, किसी सॉलिड में जाएंगी तो और कम हो जाएगी स्पीड, तो बी बिल्कुल गलत है। दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड तो बहुत कम होती है ना, ये तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती हैं। एंड आई होप आप सबको स्पीड ऑफ लाइट याद है, दैट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है? 30 करोड़ मीटर, है ना, इतना ट्रेवल करती है एक मीटर में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप। एक टेलीस्कोप है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर है, और मैग्निफिकेशन वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 20। आपको आई पीस की फोकल लेंथ बतानी है। दो लेंसेज लगे होते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई पीस होता है। ऑब्जेक्टिव वो होता है जिससे आप ऑब्जेक्ट को देखोगे, और आई पीस वो होता है जिसमें आप अपनी आई रखोगे और वहां से फिर आपको ऑब्जेक्ट जो है वो व्यू द ऑब्जेक्ट, राइट। सो आई पीस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? m इज इक्वल टू FO बाय FE। सो FE क्या आ जाएगा यहाँ से? m बाय FO, सॉरी FO बाय m। So what is the focal length of objective? That is 60. What is the magnification? That is 20. So focal length कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर, है ना। देखो अगर अभी हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनमें से ये पहला न्यूमेरिकल है, और वो भी बहुत इजी वाला, है ना। ऐसा कुछ हमें सोचना नहीं पड़ा कि क्या फॉर्मूला लगाएं, या 2-3 फॉर्मूलाज हमें बैक टू बैक अप्लाई करने पड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्ट फॉर्मूला एंड द इजीएस्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन। जो डिस्पर्सिव पावर होती है प्रिज्म की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? वो उसकी शेप पे डिपेंड करती है, वो उसकी साइज पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मॉनिटोरियल ऑफ द प्रिज्म, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। देखो अभी सपोज करो मेरे पास एक क्राउन ग्लास का प्रिज्म है, ठीक है, और एक मेरे पास फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म है। I have two prism, one of crown glass and other of flint glass. अब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो, मान लो दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, एवरीथिंग इज सेम, शेप साइज एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, बट व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, हो सकता है ये ज्यादा रिफ्रैक्शन शो करे और ये कम रिफ्रैक्शन शो करे, यहाँ पे लाइट की ज्यादा बेंडिंग हो, यहाँ पे लाइट की कम बेंडिंग हो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। और बेंडिंग अलग तो डिस्पर्शन भी अलग अलग होगी, है ना। बेंडिंग अलग तो डिस्पर्शन भी क्या होगी? अलग अलग होगी ना। तो जो डिस्पर्सिव पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ मटेरियल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। सो जो हमारी बेसिकली डिस्पर्सिव पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, या आप कह सकते हो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, राइट। उसको साइज से मतलब नहीं है, आप इतना बड़ा प्रिज्म ले आओ, इतना ले आओ, या कितना भी ले आओ, शेप से मतलब नहीं है, राइट। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन। मैग्निफिकेशन जो होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की, वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती है, वो बताना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं विच इज नॉट करेक्ट,
या किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। हम कई बार क्या करते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं और हम वो नॉट वर्ड पढ़ते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे भी यही पूछा है कि माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता, डायामीटर पे डिपेंड नहीं करता, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है वो, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एट द फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आई पीस ऑन द आई, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। इन 3 पॉइंट्स में से किस चीज पे डिपेंड नहीं करती मैग्निफिकेशन। देखो जब आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हो तो वहां पे जब हम सॉल्व करते हैं तो फोकल लेंथ इन्वॉल्व होती है या डायामीटर इन्वॉल्व होता है। जो भी आप फॉर्मूलाज देखोगे है ना, आपने जो भी डेरिवेशंस की है या फॉर्मूलाज देखे हैं, जो वहाँ पे डायामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, फोकल लेंथ इन्वॉल्व होती है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब इन्वॉल्व होता है। लेकिन कहीं पे एंगल इन्वॉल्व होता है, जो फाइनल हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, हम स्टार्टिंग एंगल से करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम फाइनल एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं, जब हम डेरिवेशंस करते थे, तो जो हमारे फाइनल एक्सप्रेशंस ऑब्टेन होकर हम वी ऑब्टेन द फाइनल एक्सप्रेशंस, उसमें कहीं पे भी एंगल नहीं आता। उसमें डिस्टेंस आता है, उसमें हाइट आ जाएगी, उसमें डायामीटर आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी, बट कहीं पे भी एंगल नहीं आता, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट, कोई भी एंगल हो वो, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के साथ वो बना रहा है वो एंगल, या इट इज मेकिंग दैट एंगल विद आई पीस, और इट इज मेकिंग दैट एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, वट एवर इट इज, ठीक है। तो एंगल पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर विल बी 3 ओनली, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं करता? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप मस्ट बी ऑफ लार्ज डायामीटर इन ऑर्डर टू। जो ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का, उसका डायामीटर ज्यादा क्यों होना चाहिए। टेलीस्कोप देखा है ना आपने, टेलीस्कोप में आई पीस तो छोटा सा होता है, और जो आगे वाला लेंस होता है टेलीस्कोप का, वो बहुत बड़ा रखा जाता है। आगे वाला लेंस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस ना, विच इज यूज्ड टू व्यू द ऑब्जेक्ट। उसको बहुत बड़ा क्यों रखा जाता है? देखो जब आपको टेलीस्कोप की वर्किंग बताई जाती है ना, तभी आपको बताया जाता है कि उसको बड़े से बड़ा रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि देखो जो टेलीस्कोप है ना, दैट इज बीइंग यूज्ड टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, जो हमसे बहुत दूर है, ठीक है। तो वहां से ऑल्दो वो बहुत ऑब्जेक्ट्स बड़े हैं, बट जो लाइट रेज वहां से आ रही है, आते आते डिस्पर्स भी हो जाती होंगी, स्कैटर भी हो जाती होंगी। तो अगर हम छोटा सा लेंस रख देंगे, पहले ही वहां से बहुत कम लाइट आ रही है, क्योंकि आप कोई भी चीज तभी देख पाते हो जब उस पर लाइट गिरेगी और वो लाइट आपकी रेटिना पे जाएगी, सिग्नल जनरेट होंगे, ब्रेन डिटेक्ट करेगा, ऐसे ही होता है ना। तो जब अगर रेटिना पे प्रॉपर लाइट ही नहीं फॉल करेगी, तो हाउ यू विल बी एबल टू व्यू दैट ऑब्जेक्ट। रात को कम क्यों दिखता है? इसीलिए दिखता है ना, क्योंकि प्रॉपर लाइट रेज आर नॉट फॉलिंग ऑन योर रेटिना। आपके रेटिना के ऊपर प्रॉपर लाइट रेज फॉल ही नहीं कर रही है, तो वो कैसे व्यू करेगा, कैसे सिग्नल जनरेट करेगा। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, ऑब्जेक्टिव का लेंस बड़ा क्यों रखा जाता है। अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। टू रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन, टू रिमूव स्फेरिकल एब्रेशन, गैदर लाइट, एंड फॉर हायर रेजोल्यूशन, इंक्रीज रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो टू गैदर लाइट, ताकि रेजोल्यूशन अच्छी हो सके, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। जबकि माइक्रोस्कोप में ऐसा कोई काम नहीं किया जाता, क्योंकि माइक्रोस्कोप इज यूज टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी लाइंग नियर टू अस ना। तो उसको देखने के लिए हमें बड़ा लेंस देखने की क्या जरूरत है, वहां तो हम लाइट वैसे भी बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अगेन अ स्टेटमेंटल क्वेश्चन। देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा फिर से हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 जैसा क्वेश्चन आया है। हाँ जी, ये स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 है, डाइफ्रेक्शन टेक प्लेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। डाइफ्रेक्शन हर तरह की वेव के लिए होता है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो, मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, हर जगह होता है डाइफ्रेक्शन। स्टेटमेंट 2 है, डाइफ्रेक्शंस इफेक्ट इज perceptible only if wavelength of wave is comparable to the dimensions of device। कि डाइफ्रेक्शन तभी होगा जब वेवलेंथ कंपेरेबल होगी टू दी डायमेंशंस ऑफ डाइफ्रेक्टिंग डिवाइस, ठीक है। देखो पहले तो मुझे डाइफ्रेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। मैं आप यहाँ पे ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताती हूँ, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी लगेगा इसको सुनने में। सी, डाइफ्रेक्शन का मतलब होता है कि लाइट का उस रीजन में भी चले जाना जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइट नहीं आएगी।
अगर मान लो मेरे पास एक स्मॉल होल है, ठीक है, यहाँ से मैंने लाइट डाली और यहाँ पे स्क्रीन है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग यहाँ पे एक छोटा सा होल, मतलब यहाँ पे मुझे एक लाइट दिखाई दे जाएगी। बट हुआ क्या, जब ये जो होल है, ये इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, तो क्या होता है कि आप ऑब्जर्व करते हो, हम यहाँ पे सोच रहे थे कि लाइट नहीं आएगी, पर आपको इस रीजन में भी लाइट दिखती है, ठीक है, और इस रीजन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेडो, है ना। तो ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में आपको लाइट दिखती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा था और इस चीज को नाम दे दिया गया डाइफ्रैक्शन, ठीक है। और आज तक हमने पढ़ा था, और डाइफ्रैक्शन में हम ये कहते हैं कि लाइट जो है वो बेंड हो गई, जाना तो उसको स्ट्रेट था और वो बेंड हो गई और वो कहाँ चली गई, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइट नहीं आएगी, ज्योमेट्रिकल शेडो में। देखो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। कितने फिनोमिनास, कितने एक्सपेरिमेंट्स हम बच्चों को करवाते हैं और कहते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कहते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कैंडल को ब्लो कर दे और यहाँ से हमारे पास एक चार्ट है और मेरे पास यहाँ पे आई है, और मैं अगर इसको व्यू करूँ तो मुझे लाइट दिख जाएगी। लेकिन अगर इसी चार्ट को मैं बेंड कर दूँ तो ऐसा तो होगा नहीं, लाइट यहाँ से बेंड करके मेरी आंख में जाएगी और मुझे दिखेगी, ऐसा तो नहीं होगा, तो लाइट आपको विजिबल नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऑब्जर्व हुआ था। ये चीज एक्चुअली तभी पॉसिबल होती है, ठीक है, ये चीज एक्चुअली तभी पॉसिबल होती है जब वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है ना कंपेरेबल होती है टू दी ऑब्स्टेकल का साइज। अब यहाँ चार्ट तो इतना बड़ा, लाइट की वेवलेंथ छोटी सी, तो यहाँ डाइफ्रेक्शन नहीं होगी, यहाँ लाइट बेंड नहीं होगी। लाइट को अगर बेंड करवाना चाहते हो तो इस ऑब्स्टेकल का साइज भी बहुत छोटा कर दो। कितना छोटा कर दो, जितनी लाइट की अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है, डाइफ्रेक्शन इफेक्ट तभी दिखेगा जब जो डायमेंशन है वो कंपेरेबल होंगे टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन जैसे साउंड वेव्स होती हैं, सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने बीच में एक दीवार लगा दी, मैंने एक वॉल क्रिएट कर दी। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ, तो क्या होगा, क्या उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी? उसको सुनाई देगी ना। क्यों? क्योंकि वॉल से लाइट साउंड वेव बेंड होके उसके कानों में जाएगी और उसे सुन जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ कैंडल लेके खड़ी हो जाऊं और यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है और मैं कहूँ कि क्या तेरे को कैंडल दिख रही है, उसको दिखेगी नहीं। वाई? क्योंकि वॉल का साइज बहुत बड़ा है और लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, तो वह वहां पे बेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो साउंड वेव्स जो होती है उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, तो ऑब्स्टेकल भी बहुत बड़ा चाहिए ताकि वो बेंड हो सके, और वो हो भी जाती है, इसीलिए उसको सुन गई आवाज, ठीक है। तो कहीं पे भी डिफ्रेक्शन हो, किसी भी वेव की हो, इट इज नॉट ओनली अबाउट लाइट वेव्स, चाहे साउंड वेव्स हो, चाहे हीट वेव्स हो, चाहे कोई भी वेव हो, अगर आप डाइफ्रेक्शन चाहते हो तो उसका वेवलेंथ कंपेरेबल टू द साइज होना चाहिए। तो बी ऑप्शन ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप सबको ये बात समझ आई होगी, बी ऑप्शन कैसे ठीक है। और डाइफ्रेक्शन हर तरह की वेव के लिए हो जाता है, इट इज नॉट पार्शियल कि मैं मैकेनिकल के नहीं होता, मैं नॉन मैकेनिकल के लिए नहीं होता, इट इज नॉट पार्शियल टू एनीवन, ठीक है, सबके लिए हो जाती है ये। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों बातें ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, लाइट की इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? ऑब्वियस है, सबको पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सो इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, है ना। नेक्स्ट, हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप ऐसा ऐसा ग्राफ देखते हो, आई थिंक सबको विजिबल है। दिस इज योर पॉइंट नंबर सी ए बी, ठीक है। यहाँ फोटो करंट लिखा है, यहाँ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल लिखा है। तो इस गिवन ग्राफ में जो ये ए है, ये मैच करना है एक्चुअली, यहाँ पे ना ये ऐसे स्पेस है, ये आपको मैच करना है। ए किसके साथ मैच करेगा? ए पॉइंट क्या है ये बताना है, बी पॉइंट क्या है ये बताना है, सी पॉइंट क्या है ये बताना है। तो देखो जो ए पॉइंट है ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, ये आपका क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ए किसके साथ मैच करेगा? 2 के साथ। ए किसके साथ, मतलब 1 वाला किसके साथ मैच करेगा? 2 के साथ, तो वो इन दो ऑप्शंस में है। दूसरा जो बी पॉइंट है ये आपका सैचुरेशन करंट है, अब इससे ज्यादा करंट नहीं जा सकता, तो बी किसके साथ मेंशन कर रहा है? सेकंड वाला थर्ड के साथ, सेकंड वाला थर्ड के साथ, तो ऑब्वियसली वी विल गो विद दिस ऑप्शन। और जो थर्ड वाला है, ये जो एक्सेस है ये कौन सी होती है? ये रिटार्डिंग पोटेंशियल की होती है ना एक्सेस, है ना, रिटार्डिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक्सेस होती है, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, अब ये भी देखो, बच्चों को ये लगेगा ये न्यूमेरिकल है, पर आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूला पता होगा ना, सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है, यू विल गेट योर आंसर. So question is, in a photoelectric experiment, the stopping potential for an incident light of wavelength 4000 angstrom is 2 volt. 4000 वेवलेंथ की जब हम लाइट यूज करते हैं तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है 2 वोल्ट का. अब अगर वेवलेंथ जो है वो 4000 से कितनी कर दी, 3000 एंगस्ट्रॉम कर दी हमने, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा. देखो वेवलेंथ कम हुई, फॉर्मूला भी मत सोचो, वेवलेंथ कम हुई तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई, तो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो भी बढ़ जाएगा. जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है वो बढ़ गया, तो उसको अगर मुझे रोकना हो ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए, उसकी स्पीड 0 हो जाए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा. तो वेवलेंथ कम की, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अगर पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट था, अब 2 वोल्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है ना. क्योंकि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हुई है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, सॉरी वेवलेंथ डिक्रीज हुई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, तो देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज. वाई इट विल इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ईवी नॉट, अगर ये बढ़ा है तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इज इट एसेंशियल टू कंसीडर लाइट एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स टू एक्सप्लेन. देखो लाइट को फोटोन से मिलके माना गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स, तो क्यों माना गया, डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए. देखो जो लाइट को फोटोन्स माना गया था, दैट वाज कंसिडर्ड टू एक्सप्लेन दी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना, पार्टिकल नेचर, और पार्टिकल नेचर इनमें से कौन एक्सप्लेन करता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. डाइफ्रैक्शन जो है ये वेव नेचर एक्सप्लेन करता है ना, और ये दो फिनोमिना तो सबसे एक्सप्लेन हो जाते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और दूसरा इफेक्ट कौन सा है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट वाज कॉम्पटन इफेक्ट, है ना. और वेव नेचर को शो करने के लिए और कौन से इफेक्ट आए थे, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये 3 ऐसे फिनोमिना थे विच वर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, राइट. नेक्स्ट, Lyman series involved transition, largest changes in energy, smallest changes in energy, largest changes of potential energy, smallest changes of potential energy. Lyman series में क्या होता है, देखो Lyman series में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट फॉल्स फ्रॉम किसी भी लेवल से फर्स्ट लेवल पे गिरेगा, ये तो मुझे पता है. फाइनल स्टेट क्या होगी, Lyman सीरीज में फाइनल स्टेट क्या होगी, 1 होगी, है ना. इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट लेवल पे आके गिरेगा, कहीं से भी गिर सकता है, 2 से भी गिर जा सकता है, 3 से भी, 4 से भी, या इन्फिनिटी से भी, कहीं से भी फॉल कर सकता है, राइट. तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो फर्स्ट लेवल पे गिर रहा है, तो अगर मैं इन्फिनिटी से फॉल कंसिडर करूँ, किसी भी शेल पे मैं इन्फिनिटी से फॉल कंसिडर कर रही हूँ, तो ये एनर्जी डिफरेंस सबसे मैक्सिमम होगा. मान लो अगर वो सेकेंड पे गिर रहा होता, तो ये एनर्जी डिफरेंस इससे तो ज्यादा ही है ना, या इससे तो ज्यादा ही है, या इससे तो ज्यादा ही है ना. तो लार्जेस्ट चेंजेस इन एनर्जी वो इन्वॉल्व करता है, किसी भी शेल से फॉल कंसिडर कर लो, इसमें लार्जेस्ट चेंजेस इन एनर्जी आएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे है ना. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. ठीक है, जो वेवलेंथ है फर्स्ट लाइन की, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है वो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज से मैच कर गई, ठीक है. और ये जो बाल्मर सीरीज है ये किसकी ऑब्जर्व करी, किसी हाइड्रोजन लाइक आयन की. लाइमन सीरीज ऑब्जर्व की गई हाइड्रोजन एटम की, बाल्मर सीरीज ऑब्जर्व की गई हाइड्रोजन लाइक एटम की. द एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन हाइड्रोजन लाइक आयन, एटॉमिक नंबर बताना है. मुझे पता है कि जो मेरा रेडबर्ग फॉर्मूला होता है लैम्डा RH
1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर इंटू जेड, इंटू यही होता है जेड स्क्वायर, सॉरी, है ना। तो अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, फॉर हाइड्रोजन मैं बात कर रही हूँ जब, तो आर एच तो आर ही रहेगा। अब वो लाइमन पे गिर रहा है, लाइमन में फाइनल स्टेट तो 1 होगी, और इनिशियल फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन है मतलब जस्ट बाद वाले से गिरा है, जस्ट बाद वाला, फर्स्ट शेल के जस्ट बाद कौन सा शेल आएगा 2, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए Z1, तो 1 बाय लैम्डा एच कितना आ गया आर एच इंटू 3/4। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूंगी फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन की, ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा लिख देती हूँ हाइड्रोजन लाइक आर एच। अब हाइड्रोजन लाइक में बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज में फाइनल स्टेट क्या होती है 2, और सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन मतलब अगर थर्ड से गिरता तो फर्स्ट लाइन आती, फोर्थ से गिरेगा तो थर्ड लाइन सेकेंड लाइन आएगी ना, तो इनिशियल स्टेट क्या हुई 4 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 3/16 आर एच इंटू जेड स्क्वायर। अब मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे गिवन है ये इक्वल है, सो आर एच इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 3/16 इंटू आर एच जेड स्क्वायर, आर एच से आर एच कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, so z square is equals to 4 and you can say z is equals to 2, so D is the right answer। देखो अभी तक हमने 33 क्वेश्चंस किए, उसमें कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आया, दिस वाज द ओनली वन जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हमारे लिए था, जिसमें हमें शायद 1-2 मिनट लगे होंगे, बाकी किसी में नहीं लगे हमें, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, उसकी हाफ लाइफ गिवन है 20 साल है, मतलब 20 साल में अगर आपने सैंपल 500 एटम्स लिए थे वो 250 बच गए, ठीक है। इट डिकेज इनटू अनदर एलिमेंट y, दूसरे एलिमेंट में टूट गया y में, y स्टेबल है। द 2 एलिमेंट्स x एंड y वर फाउंड टू बी इन रेशो 1:7, 2 एलिमेंट्स जो हैं वो किस रेशो में मिले हमें 1:7 में। द एज ऑफ द रॉक, रॉक की एज क्या होगी, ठीक है। रॉक की एज निकालने के लिए पहले तो देखो हमें गिवन है दोनों की रेशो, nx/ny कितना है 1/7 है ना। अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, और मैं एलसीएम ले लूं कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना, और मैं रेसिप्रोकल कर दूं तब कोई फर्क पड़ेगा, तब भी नहीं पड़ेगा। और अगर मैं क्या करूं, देखो ny/nx प्लस ny 7/8, तो nx/nx प्लस ny क्या होगा, 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा, 1/8 बच जाएगा, और nx प्लस ny क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, n0 लिख लेती हूँ, n/n0, ठीक है। तो यहां से 2n होता है ना, तो n आपका 3 आ गया, ठीक है। एक की हाफ लाइफ 20 इयर्स है, तो 3 की हाफ लाइफ कितनी होगी 60 ना, आंसर नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब बस हमारा ये खत्म होने वाला है, अब बस 2 ही न्यूमेरिकल इसमें ऐसे थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, अब बहुत इजी क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड, ठीक है। सो आपको अरेंज करना है स्टेप्स को, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैंने पहले भी आपको बोला, पहले आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लो फिर ऑप्शन पे जाना। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन होगा, इल्यूमिनेशन विद लाइट होगा, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एंड पी साइड। सबसे पहले तो लाइट डलेगी, सबसे पहले तो फोटो डायोड पे लाइट डलती है। वर्किंग पे आओ, सिंपल, अगर ये फोटो डायोड है सबसे पहले लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, सबसे पहले तो इल्यूमिनेशन होगा, है ना। तो सी शुड बी फर्स्ट, है ना, थर्ड नंबर शुड बी फर्स्ट, तो बी और सी में से आंसर होगा, ए और डी को तो मैं भूल जाऊं। दूसरा, उसके बाद जब लाइट डल गई तो फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे, जो लाइट डली है वो लाइट एब्जॉर्ब भी तो होगी ना, है ना, फिर लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो वैसे तो आपको दिख ही गया, बी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। चलो एक बार सारे स्टेप्स देख लेते हैं। लाइट एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद लाइट एब्जॉर्ब होते ही
इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को एनर्जी मिलेगी, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब जनरेट होंगे फिर सेपरेट होंगे, पहले जनरेट होंगे फिर सेपरेट होंगे, और फिर एन साइड पे होल्स कलेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे, और होल्स कहाँ पे हो जाएंगे, पी साइड पे। यही होती है ना फोटो डायोड की। देखो ये तो हमें पता ही होना चाहिए था, सबसे पहले तो लाइट ही इंसिडेंट होगी ना, तो बाकी ऑप्शंस को तो भूल ही जाओ, है ना, बाकी ऑप्शंस को तो हम भूल ही जाएं। नेक्स्ट, a Zener diode having a breakdown voltage equals to 15 volt. You know ना what is a Zener diode? Zener diode कैसे एक्ट करता है, by as a voltage regulator. मतलब पीछे से वोल्टेज कम ज़्यादा आए तो आपके सर्किट में अगर मान लो आपके घरों में पीछे से 220 वोल्ट आ रही है, तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर या एसी के साथ आप लगा के रखते हो ना वोल्टेज रेगुलेटर, ताकि अगर पीछे से वोल्टेज कम ज़्यादा आए तो वो उसे क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ पे भी Zener डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर लगाया, ठीक है, और वो कितने पे रेगुलेट कर रहा है, 15 वोल्ट पे, मतलब 15 वोल्ट ही मेंटेन करेगा वो। करंट थ्रू द डायोड, इस डायोड में से कितना करंट जा रहा है, 10 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, कैसे ध्यान से समझना है, पहले तो देखो पीछे से जितना करंट आ रहा है वो दो जगह जाएगा, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, मुझे करंट निकालना है यहाँ पे, है ना। जो पीछे से लोड करंट आ रहा है आई एल, एक तो वो आई आर में जाएगा और एक आई जेड जाएगा, तो ये जो आई एल है वो किसके इक्वल है, आई जेड प्लस आई आर। तो अगर मैं आई जेड निकालना चाहती हूँ तो मैं आई एल माइनस आई आर निकालना चाहती हूँ, मतलब अगर मुझे आई एल पता लग गया और आई आर पता लग गया तो मेरा आई जेड निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, निकालते हैं चलो। यहाँ पे यू नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे अगर 15 वोल्ट है ये पैरेलल में है, अगर यहाँ 15 वोल्ट है तो यहाँ पे 15 वोल्ट है, और यहाँ का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, तो वोल्ट कितनी हो गई 15, करंट मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम, 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम, यहाँ से करंट आ गया 15 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे ये जो आई आर है ये तो 15 मिली एम्पियर आ गया, ये आई आर तो निकल गया, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। बात क्या रह गई, आई एल निकालने की। आई एल, ये पीछे से कितना करंट आ रहा है, पीछे कितनी वोल्टेज दे रहे हो 20 वोल्ट, 15 कौन ले रहा है, जीनर, यहाँ कितनी आएगी, पीछे से वोल्टेज दी 20 वोल्ट, जीनर ले गया 15 वोल्ट, कितनी रह गई 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे वोल्टेज हो गई 5, करंट हमें निकालना है, करंट कितना है 250, सॉरी रेजिस्टेंस, सो 5/250, 1/50, और ये आ जाएगा आपका 20 मिली एम्पियर। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। सो आई एल कितना है 20, आई आर कितना है 15, तो यहाँ से आई जेड कितना आ गया 5 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इन अ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में क्या होता है, the potential of P and N sides become higher alternatively. The P side is at higher potential and N side, then N side. The N side is at higher potential than P side. P and N both are at same potential. अगर आप PN जंक्शन डायोड की वर्किंग देखते हो तो ये अगर P साइड है ये N साइड है, तो आप कहते हो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, तो जो N साइड है वो हायर पोटेंशियल पे हो जाती है, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, और एन जो पी साइड है वो किस पे हो जाती है, लो पोटेंशियल पे, तो एन साइड हायर पोटेंशियल पे होती है एज कंपेयर टू पी साइड, ठीक है, एन साइड इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू पी साइड। नेक्स्ट, अब ये दो तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो अब हमारे रह गए, ठीक है। सो लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल इज डन बाय, लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल, क्या वो स्पेस वेव से होता है, स्काई वेव से होता है, ग्राउंड वेव से होता है, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट से होता है। लॉन्ग रेंज करना है, बहुत दूर तक अपने सिग्नल को पहुंचाना है, तो वो होता है भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करके होता है वो, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मान लो मुझे एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचाना है अपना सिग्नल, तो बाकी सब में बहुत सारे बीच में आपको ट्रांसमिटिंग टावर्स लगाने पड़ेंगे, और उससे फिर वो काम नहीं होगा। बीच में जहाँ पे अगर कहीं पे ओशन आ गया वहाँ थोड़ी आप टावर लगा सकते हो, है ना, तो फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है उसके लिए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज,
व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ओवर मॉड्यूलेटेड वेव? पहले तो मॉड्यूलेशन का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? अपने सिग्नल को कैरियर वेव पे बिठा देना। क्योंकि देखो, अगर सपोज करो मैं बोल रही हूँ और मेरे को अपनी आवाज़ सपोज करो मुझे साउथ तक पहुँचानी है, तो ये तो मैं कहती हूँ ये तो 100 मीटर नहीं चल पाएगी, और साउथ तक अगर पहुँचानी है तो मुझे अपने साउंड वेव को किसी ऐसे सिग्नल पे कैरी करवाना पड़ेगा जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर सके, है ना, या जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो दिस प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ? मॉड्यूलेशन बोलती हूँ, है ना। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोला जाता है। और ओवर मॉड्यूलेटेड इंडेक्स के लिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। होपफुली आप सबको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा, आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको समझ आया होगा एक्चुअली कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और किस लेवल का अब हमें पढ़ना है अपनी तैयारी को उतना बनाने के लिए, ताकि हमारा जो CUET है वो बहुत इजीली क्रैक हो जाए, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 15 अप्रैल से आपका क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, ह्यूमैनिटीज़, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, इन सब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। क्रैश कोर्स होगा फॉर 1 मंथ एंड you need to join that course so that you can easily crack that exam. So thank you so much, and do subscribe the channel, and you can also join the telegram group for the free content. जो भी PDFs होंगी, notes होंगी, वो वहीं पे available होंगी आपको, तो आप इसे भी join कर सकते हो। Thank you so much.